सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान पीटीआई की यूनिट नंबर 2 को हम निशुल्क यूट्यूब के आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम जो गेम है वो करने वाले हैं। साथ ही हम ओलंपिक यहां पर देखने वाले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह यूट्यूब के ऊपर निशुल्क आपके लिए सारी क्लासेस रहेंगी। अभी तक कुछ गेम कर चुके हैं और आज की क्लास में हम हॉकी गेम को कवर करने वाले हैं। एक खेल जिसमें भारतीय टीम, भारत की जो राष्ट्रीय टीम है वो बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। सभी साथी जो मेरे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, नियमित रूप से आप इनका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं PTI_एग्जाम्स, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अरब, यूनानी, फारसी और रोमन प्रत्येक के अपने अपने संस्करण थे। हॉकी के सबके अपने अपने संस्करण थे। सब हॉकी को अपने अपने तरीके से खेला करते थे। और दक्षिण अमेरिका के एज़टेक भारतीयों द्वारा खेले जाने वाले छड़ी खेल के निशान पाए गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी विश्व भर में हर एक समाज में लगभग बड़े बड़े देशों के अंदर हॉकी के खेलने के प्रमाण मिले हैं, या फिर हॉकी जैसे खेल के प्रमाण मिले हैं। हॉकी को अन्य शुरुआती खेलों जैसे हर्लिंग और शंटी से भी पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं, एक हर्लिंग आ रहा है और एक शंटी आ रहा है, शंटी आ रहा है। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों जो नाम है वो किसके अन्य नाम कहे जा सकते हैं, हॉकी के अन्य नाम कहे जा सकते हैं। मध्य युग के दौरान हॉकवेट नामक एक फ्रांसिस्टिक गेम खेला जाता था और अंग्रेजी शब्द इससे लिया गया है। हॉकवेट शब्द जो है फ्रांस का, उससे हॉकी शब्द जो है वो आया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत में इस खेल को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सेना जिम्मेदार थी। हॉकी खेल का जन्म इंग्लैंड में माना जाता है, या इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा जा सकता है कि आधुनिक ओलंपिक जो है उसका जन्म कहाँ हुआ, या फिर आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक हॉकी को विकास किसने किया। आधुनिक अभी जो मॉडर्न हॉकी है उसको विकास करने का काम, विकास करने का श्रेय जो है वो ब्रिटेन को जाता है। ब्रिटेन के अंदर आधुनिक हॉकी जो है वो जन्म माना जाता है, फिर इंग्लैंड में माना जाता है। 1861 प्रथम क्लब ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब। 1875 हॉकी इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होती है। 1883 विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा सर्वप्रथम नियम बनाए गए। 26/1/1995 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच राइल इंग्लैंड और वेल्स, राइल इंग्लैंड में हुआ, वेल्स बनाम आयरलैंड। यहाँ पर आप जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो ये ध्यान रखना कि इंग्लैंड के अंदर आधुनिक स्वरूप जो है वो इजाद किया गया। इसके अलावा हर्लिंग, शंटी और हॉकवेट, तीन ऐसे खेल जो हॉकी से मिलते जुलते थे, और आप कह सकते हैं कि हॉकी के उपनाम या फिर हॉकी के पुराने नाम भी इनको मान सकते हैं। यहां पर जो जानकारी देख रहे हैं उनमें ब्लैक हीथ रग्बी क्लब एक थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहां पर जो जानकारी है हर किताब में आपको मिलेगी, लेकिन प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब इतिहास अगर दिया हुआ तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हर बार वहां से प्रश्न पूछा जाए ये जरूरी नहीं होता है। हॉकी में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर बात करते हैं FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जो क्या है, शासी निकाय है या फिर वो संगठन है, वो संघ है जो हॉकी की तमाम गतिविधियां, तमाम जो टूर्नामेंट्स का आयोजन करना, रैंकिंग जारी करना, विश्व कप करवाना, वो तमाम काम जो है वो देखे जाते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा। स्थापना कब होती है? 7 जनवरी 1924। 7 जनवरी 1924। जब भी ये आप एसोसिएशंस को देखें तो सबसे पहला काम आपको जो हमेशा करना होता है कि सबसे पहले आप वर्ष याद कीजिए, उसके बाद 1924 में जो अन्य और कोई स्थापना हो रखी है तो उनको याद करने का प्रयास कीजिए। तो साथ साथ आप, जैसे कल हम चेस के बारे में अध्ययन करें तो चेस के अंदर भी हमने देखा कि 1924 में स्थापना होती है। तो जो मिलते जुलते वर्ष हैं उनको एक साथ आप ग्रुप कर लीजिए, याद करने में आपको थोड़ी आसानी होगी। लेकिन पहला जो काम है आपको वर्ष याद करना है, उसके बाद तारीख याद करो तो ठीक है, ना याद करो तो भी ठीक है। उतना हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन वर्ष जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यालय कहाँ है? लुजाने, स्विट्जरलैंड। जैसा कि आमतौर पर आप देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर तमाम मुख्यालय जो पाए जाते हैं, उसी तरह से लुजाने स्विट्जरलैंड के अंदर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय भी है। फिर बात करते हैं इंडियन हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1925 ग्वालियर में हुआ, लेकिन जिसको बाद में भंग कर दिया गया। नया एसोसिएशन या अभी जो एसोसिएशन है इंडिया का वो है हॉकी इंडिया। अभी जो शासी निकाय है भारत में वो क्या है? हॉकी इंडिया। 20 मई 2009 को इसकी स्थापना होती है। ये 2009 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। 2009 को 2006 से कंफ्यूज आमतौर पर किया जाता है।
2009 को आपने ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ओलंपिक में हॉकी गेम कब शामिल हुआ? 1908 लंदन ओलंपिक के साथ पुरुषों ने भाग लेना हॉकी में शामिल किया ओलंपिक स्तर पर, और महिलाओं ने 1980 मॉस्को ओलंपिक से शामिल किया। एशिया खेल में शामिल 1958 टोक्यो, और महिलाओं ने 1982 नई दिल्ली में शुरू किया। तो हमने 2-3 पेज यहां पर पढ़े हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर है, एक शब्द आपको यहां पर ये नया मिल रहा है, 3 शब्द ये ध्यान रखने। उसके बाद आपने ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड ध्यान रखना है कि जो वर्तमान स्वरूप है खेल का, उसको डेवलप करना, उसको बढ़ावा देना, उसको विकसित करने का काम इंग्लैंड में किया गया है। ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब, इसको थोड़ा ध्यान रखना। स्थापना वर्ष भी अगर ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर जानकारी यहां से अन्य जो है वहां से एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई है। फिर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ये नाम ध्यान रखना। साथ ही 1924 आपने ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय ध्यान रखना है, लुजाने के अंदर स्विट्जरलैंड में है। और बात करें भारत की, तो हॉकी इंडिया भारत की शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को होती है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर्स है। ओलंपिक में कब शामिल हुए? 1908। फिर ये अन्य एक महत्वपूर्ण जानकारी है, 1908 लंदन ओलंपिक में पुरुषों ने भाग लेना शुरू किया, और 1980 मॉस्को में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया है। एशियाई खेल 1958 टोक्यो के अंदर। अब एक बात आपने ये भी ध्यान रखनी है, 1958 के साथ आप चीजों को जोड़कर कैसे पढ़ सकते हैं। 1958 में पहली बार पुरुषों के लिए हॉकी को लाया गया, और ये पहला मौका था जब भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम एशिया कप में आमने सामने हो रही थी, और ये फाइनल में भारतीय जो हॉकी टीम है वो हार जाती है। आप यकीन करके देखिए कि 1928 से लेकर 1956 तक हम ओलंपिक स्तर के ऊपर लगातार गोल्ड मेडल ला रहे हैं, लेकिन 1956 मेलबर्न ओलंपिक के बाद 1958 के अंदर जब हम टोक्यो में एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, तो भारतीय हॉकी टीम फाइनल का मुकाबला हार जाती है, और वो फाइनल का मुकाबला हारने पर पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। और उस स्थिति को सुधारने के लिए या फिर उसकी समीक्षा करने के लिए एडहॉक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी 1958 में, जिसने रिपोर्ट अपनी 1959 में दी, और उसके बाद अन्य जो कार्य हुए, और वो सारे के सारे कार्य, चाहे एडहॉक इंक्वायरी कमेटी बनी, चाहे आप कहिए कोल कपूर कमेटी बनी, इन सब ने वो जो एक छोटा टाइम फ्रेम है उसमें यही सुझाव दिए कि हमें ऐसा संस्थान खोलना होगा जहां पर हम अपने खिलाड़ियों को तैयार कर सकें। और इसी फाइनल, अब ये देखिए यहां पर सिर्फ एक कहानी है कि यहां पर भाग लेना शुरू किया है, लेकिन यहां से सिर्फ एक तथ्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आती है। यहां पर भाग नहीं लेते या फिर ये मुकाबला जीत जाते तो हो सकता है कि एनआईएस की स्थापना नहीं होती। यहां पर भाग लिया, भारत हारी, और हारने के बाद जब चिंतन किया गया तो सामने आया कि हमारे पास खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए कोच की संख्या नहीं है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में की। तो ध्यान रखना, आपने छोटे छोटे तथ्य हैं, लेकिन वहां से जुड़ी हुई जो कहानी है आगे की तरफ वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसी तरह से महिलाओं ने 1980 मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया, भारतीय महिला टीम ने भी 1980 में भाग लिया, भारतीय टीम ने भी 1980 में भाग लिया। भारत ने यहां पर चौथा स्थान प्राप्त किया, और महिलाओं ने 1982 में भी महिलाओं के लिए 1982 में भी इसको खोल दिया गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, अभी हाल फिलहाल अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दलीप कुमार तिर्की हैं। उनका कार्यकाल 2026 तक है। वे पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। दिलीप तिर्की जो पूर्व में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और ये पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो जो सर्वोच्च पद है भारतीय हॉकी टीम का, उसके ऊपर एक पूर्व खिलाड़ी का होना निश्चित रूप में एक बहुत संतोष की बात है। यहां पर आप लोगो देख रहे हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का, और यहां पर हॉकी इंडिया के लोगो आप देख पा रहे हैं। स्थापना कब हो रही है? 1924, और इसकी स्थापना कब हो रही है? 2009 में इसकी स्थापना हो रही है। हाँ, एक बात आप और ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, तमीम इकराम मोहम्मद तमीम इकराम नाम से कोई व्यक्ति हैं, मकाओ के व्यक्ति हैं। आपके पास जानकारी हो सकती है कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले अपना पद जो है वो त्याग दिया या फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उससे पहले वो उन्होंने पद अपना छोड़ दिया। तो यहां भी आप ध्यान रखना कि
अध्यक्ष क्योंकि भारत के नहीं है तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्व में क्योंकि एक भारतीय यहां पर थे, इनसे पहले एक भारतीय थे, तो उनके संबंध में थोड़ी जानकारी ध्यान रखना कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और यहां पर आप देख रहे हैं दिलीप तिर्की जो है वो अध्यक्ष के पद पर हैं। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक स्तर पर कैसा प्रदर्शन रहा है? ओलंपिक स्तर की अगर बात की जाए या फिर ओलंपिक की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो ओलंपिक और भारत को जब दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए तो भारतीय हॉकी टीम का जिक्र वहां पर ना हो यह मुमकिन नहीं है। 8 स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक जीते हैं, 1 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक हैं, तो कुल मिलाकर 13 पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। 1928 से 1956 तक 6 स्वर्ण पदक, लगातार 6 स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से सिलसिला शुरू हुआ। 28, 32, 36, 1940 और 44 के ओलंपिक हुए नहीं, फिर 48 लंदन में आजाद भारत ने लंदन में जाकर फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पदक जीता। फिर 1952 हेलेंस्की, 1956 मेलबर्न और 1956 तक 6 मेडल जो है वो लगातार भारत के आए हैं, 6 स्वर्ण पदक लगातार आए हैं। 1960 में रजत पदक जीता है। एक ऐसा ओलंपिक था जहां पर भारतीय टीम जो है वो विवादों में रही थी। भारतीय जो टीम थी वो 2 कप्तान के साथ गई थी 1960 के रोम ओलंपिक में, और आप जानते हैं कि एक म्यान में जब 2 तलवारें होंगी और एक टीम के 2 कप्तान होंगे तो टीम जो है वो उससे बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने रजत पदक जो है वहां पर जीता है। लेकिन पूर्व में जो हमारी सक्सेस रही है, पूर्व में जो सफलता रही है, उसको इसके साथ तुलना की जाए तो ये सफलता उतनी मिठास जो है वो नहीं देती है। 1964 फिर हमने स्वर्ण पदक जीता, 1968 और 72 में हमने कांस्य पदक जीता, 1976 में कोई भी पदक नहीं आया। 1976 में कोई पदक नहीं आया। एक इसके साथ तथ्य आपने याद रखना है, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक से ही प्रथम बार हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जो ग्राउंड की सरफेस है वहां पर एस्ट्रोटर्फ का सर्वप्रथम उपयोग 1976 में हुआ है, और 1976 में ही भारत पहली बार हॉकी के अंदर खाली हाथ लौटकर आया है। 1980 स्वर्ण पदक फिर यहां पर भारत ने जीता है, और 1920 और 1924 लगातार 2 ओलंपिक के अंदर भारत ने कांस्य पदक जीते हैं। ये भी आप समरी ध्यान रखना, और इन दोनों ओलंपिक के अंदर जो कप्तान रहे हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल 2024 का जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक था, हरमनप्रीत सिंह वहां पर कप्तान रहे थे, और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था वहां पर मनप्रीत सिंह कप्तान रहे थे। यहां पर कप्तान मनप्रीत 2020 की बात करें, और हरमनप्रीत सिंह को इसी वर्ष यानी कि आप बात करें 2024 का जो खेल रत्न पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। इसके साथ आप पीआर श्रीजेश के बारे में जरूर ध्यान रखना। ये दोनों के दोनों जो पदक दिलवाए हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान पीआर श्रीजेश का है, जो भारतीय गोलकीपर या फिर भारतीय गोल की रक्षा कर रहे थे इन दोनों ओलंपिक में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1980 ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लिया, 1980 और 2020 में चौथा स्थान प्राप्त किया, यानी कि सर्वोच्च प्रदर्शन, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम कर रहा है 1980 और 2020 के ओलंपिक में रहा है, जहां उन्होंने हार्ड लाइन मैच में हार का सामना किया है। चौथा स्थान आया तो हार्ड लाइन मैच जो है अपना हारे हैं। इन तथ्यों को भी आपने ध्यान रखना है, और कप्तान के बारे में आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा पहला ओलंपिक था वहां के कप्तान के बारे में जरूर पूछा जाता है। 1998 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कुआलालंपुर, 1998 के राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उनमें शामिल किया गया। वर्ल्ड कप कब हुए हैं? वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी वर्ल्ड कप होते हैं तो अगले वर्ल्ड कप कब हो रहे हैं तो उनके संबंध में आप जब भी एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले रहें, और अगर आप निश्चित रूप से साथ बने रहते हैं तो जितने भी वर्ल्ड कप या फिर जितने भी महत्वपूर्ण खेलों के टूर्नामेंट हो रहे हैं उनके संबंध में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो वगैरह हम एग्जाम के नजदीक जरूर बनाएंगे। तो वर्ल्ड कप पुरुषों का 1971 में शुरू हुआ, स्पेन में आयोजित है और पाकिस्तान विजेता इसमें रहा है। हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने की थी। उन्होंने विश्व हॉकी पत्रिका के पहले संपादक पैट्रिक रोवले के माध्यम से FIH को अपना विचार प्रस्तावित किया। महिलाओं के लिए जो वर्ल्ड कप है 1974 में शुरू हुआ, फ्रांस में आयोजित हुआ सर्वप्रथम, और हॉलैंड इसमें क्या रहा? विजेता रहा। जरूरी बात हमारे लिए यह है कि 1975 जो तीसरा संस्करण था भारत विजेता रहा। अजीत पाल उस समय कप्तान थे, और इससे भी ज्यादा अचरज की बात यह है कि 1975 से अब काउंटिंग की जाए तो 2025 में 50 वर्ष हो चुके हैं। 50 वर्ष इस टूर्नामेंट को आयोजित हुए हो चुके हैं, और इन 50 वर्षों में भारत विश्व कप नहीं जीत पाया है। विश्व कप के इतिहास में भारत ने सिर्फ एक विश्व कप जीता है, और वो 1975 में भारत ने जीता है।
भारत का प्रथम प्रतियोगिता, भारत की जो प्रथम प्रतियोगिता है बैटन कप है, भारत की जो प्रथम प्रतियोगिता है वो बैटन कप है 1895 में। ये जो 1975 का जो विश्व कप है उसके संबंध में हम थोड़े यहाँ पर फोटोज देखते हैं तो ये विश्व कप है। ये विश्व कप विजेता टीम आप यहाँ पर देख रहे हैं, खिलाड़ियों के नाम देख रहे हैं। महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर अजीत पाल सिंह है जो भारतीय हॉकी टीम टीम को लीड कर रहे थे। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री के साथ पूरी हॉकी टीम की यहाँ पर तस्वीर जो है वो देख रहे हैं। एक यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसी साल मार्च में एक पुस्तक एक पुस्तक को क्या किया है, लॉन्च किया गया जिसका नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ मार्च ऑफ ग्लोरी एक पुस्तक जो है उसका विमोचन किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप जिन लोगों की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है, यहाँ पर अशोक कुमार हैं शायद, और यहाँ पर अजीत पाल सिंह है। तो आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख रहे हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर मार्च ऑफ ग्लोरी नाम की एक पुस्तक को लॉन्च किया गया, और ये पुस्तक को लॉन्च इसीलिए किया गया कि भारतीय हॉकी टीम ने मार्च के महीने में विश्व कप जीता था और 50 वर्ष पूरे होने पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल करंट का ये विषय था। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है पीटीआई एग्जाम्स, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसकी जानकारी पीटीआई _ एग्जाम्स में इसकी जानकारी जो है वो मार्च में दे दी गई थी। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। करंट से संबंधित कोई पुस्तक लॉन्च होती है, जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उनको भी आपने साथ साथ ध्यान रखना है। यहाँ पर आप मार्च ऑफ ग्लोरी देख रहे हैं, द स्टोरी ऑफ इंडिया 1975 वर्ल्ड कप हॉकी, और यहाँ पर इसको लिखा किसने है, एरोल डी क्रूज ने इसको लिखा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि, और ये ज्यादा अच्छी बात, ज्यादा इस फाइनल में जीतने की इतनी खुशी क्यों है, या फिर वो खुशी दुगनी इसलिए हो जाती है कि हमने फाइनल में 15 मार्च को 1975 में ये फाइनल हुआ और भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया है। यानी कि पिछली जो वर्ल्ड कप की जो विनर टीम है 1971 की, उसको हमने अगले विश्व कप में, अगले से अगले विश्व कप में फाइनल में हरा दिए, तीसरे संस्करण में। ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़े, चलिए। भारतीय हॉकी टीम सर्वप्रथम कलकत्ता में, भारत में हॉकी सर्वप्रथम कलकत्ता में खेला गया, क्योंकि अंग्रेज जो है वो सबसे पहले कहां से आने शुरू हुए, कलकत्ता में आने शुरू हुए। और हालांकि हॉकी तो बहुत बाद में खेला गया, लेकिन खेला सबसे पहले कहां गया, कलकत्ता में खेला गया। 1928 भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में भाग लिया, प्रथम स्वर्ण पदक विजेता भी रहे भारत यहां पर। और जयपाल सिंह जो है वो भारत के इस समय कप्तान थे। प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता पृथ्वीपाल सिंह, यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं, पृथ्वीपाल सिंह जिनको किंग ऑफ शॉर्ट कॉर्नर भी कहा जाता था। किंग ऑफ शॉर्ट कॉर्नर भी किनको कहा जाता था। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गुरदयाल सिंह भंगू 2000 के अंदर। प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार विजेता अशोक दीवान। प्रथम खेल रत्न पुरस्कार विजेता धनराज पिल्ले। राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनीता पुरी 1966 और वर्षा सोनी 1981। पृथ्वीपाल सिंह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फिगर है। इसी तरह से अब इन तीनों चारों के अंदर हम बात करें तो ये दो तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे ज्यादा फोकस रखना है। अन्य जो है उनके ऊपर भी आपने रूटीन में ध्यान देते रहना है। तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता पृथ्वीपाल सिंह 1961। प्रथम संस्करण जो हुआ है, प्रथम बार जो ये अवार्ड दिए गए हैं उन्हीं में ये विजेता रहे हैं। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गुरदयाल सिंह भंगू, और फिर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो अशोक दीवान। और खेल रत्न की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो उसके विजेता धनराज पिल्ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना भाई, कमेंट्स में अगर यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो कमेंट से मुझे बता देना। कोई जानकार हो तो क्या ये शॉर्ट कॉर्नर ही है, हो सकता है मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर जरूर करना। चलिए, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम धनराज पिल्ले वाज बोर्न ऑन जुलाई 16 1968। अब धनराज पिल्ले के संबंध में जो जरूरी बात है, एक तो इन्होंने खेल रत्न जीता 2000 में, या फिर खेल रत्न से इनको नवाजा गया वर्ष 2000 में। और जरूरी चीज यहां पर क्या है कि ओनली प्लेयर, ये एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने
जिन्होंने चार बार ओलंपिक, 4 चैंपियंस ट्रॉफी, 4 इन्होंने एशियन खेले और 4 ही इन्होंने विश्व कप खेले। प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि 16 मेजर टूर्नामेंट्स में इन्होंने भाग लिया, 4 ओलंपिक, 4 चैंपियंस ट्रॉफी, 4 एशियन और 4 विश्व कप में इन्होंने भाग लिया। ये एक इनके नाम अनोखा रिकॉर्ड है, इन्होंने इतने सारे टूर्नामेंट में भारत की तरफ से भाग लिया है। 170 इन्होंने गोल स्कोर किए हैं, 15 साल का इनका करियर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मापन की, या फिर इस क्लास के सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है, क्योंकि मापन से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, खूब सारे प्रश्न जो है वो मापन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह खेल 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा एक आयताकार मैदान पर खेला जाता है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर ये गेम जो है वो खेला जाता है। फील्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर ये गेम खेला जाता है। मैदान या फील्ड की लंबाई कितनी है? लंबाई की बात करें तो यहां पर लंबाई कितनी रहेगी? 91.40 तो है मीटर, या फिर 100 क्या हो जाएगा? यार्ड हो जाएगा। अब यार्ड और इन दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किसी में भी पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आपसे यार्ड में भी पूछा जा सकता है और आपसे मीटर में भी पूछा जा सकता है। तो 100 यार्ड आपने ध्यान रखना है और मीटर भी आपने ध्यान रखना है, 91.40। चौड़ाई की बात करें तो 55, या तो 55 मीटर है या फिर ये 60 यार्ड हो जाएगा। 60 यार्ड चलिए 60 यार्ड या 55 मीटर लंबाई चौड़ाई रहेगी, और लंबाई कितनी रहेगी? 90.40 मीटर या फिर 100 यार्ड आप कह सकते हैं। तो पहला आप याद जो करेंगे, याद करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आप 100 × 60 याद कीजिए, 100 × 60 यार्ड याद कीजिए। उसके बाद 91 × 55 मीटर याद कीजिए, और फिर आप 91 के साथ क्या जोड़ेंगे? फिर आप 91 के साथ यहां पर 40 जोड़ेंगे। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। मैदान को एक मिडलाइन द्वारा 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक हाफ को 23 मीटर या फिर 25 यार्ड लाइन से विभाजित किया जाता है। ये बीच में आप जो लाइन देख रहे हैं, ये पूरे ग्राउंड को 2 इक्वल भाग में बांटेगी। अगर यहाँ पर 60 यार्ड का, अगर यहाँ पे 100 यार्ड का ग्राउंड है तो 50-50 यार्ड में इसको बांटा जाएगा। और ये जो हाफ है, हाफ को भी फिर आगे दोबारा यहाँ पर 25 यार्ड से बांटा जाएगा। 25 यार्ड की जो लाइन है या फिर 23 मीटर की जो लाइन है, इससे ये हाफ को भी बांटा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 4 इक्वल भाग में बटा हुआ ये ग्राउंड होता है। 4 इक्वल भाग में, 4 बराबर भाग में बटा हुआ हॉकी का ग्राउंड होता है, फील्ड हॉकी का ग्राउंड होता है। यहां पर आप ग्राउंड की मेजरमेंट्स देख रहे हैं। लंबाई जो ग्राउंड की है वो है 100 यार्ड या फिर 91.40 मीटर, 91.40 मीटर है। या फिर हम बात करें यहां पर ग्राउंड की चौड़ाई की, तो यहां पर 60 यार्ड आप लिखा हुआ देख रहे हैं। ये 60 यार्ड या फिर 55 मीटर आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल बीचों बीच एक यहां पर आप सेंटर लाइन देख रहे हैं। बिल्कुल बीचों बीच आप यहां पर एक सेंटर लाइन देख रहे हैं जो ग्राउंड को 2 भाग में बांट रही है। फिर एक लाइन आप यहां पर ये देख रहे हैं, एक लाइन आप यहां पर देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? 25 यार्ड। 25 यार्ड एक लाइन है जो एक हाफ को 2 इक्वल भाग में बांट रही है, एक हाफ को 2 इक्वल हाफ में बांट रही है। ठीक इसी तरह से 25 यार्ड लाइन जो है वो यहां भी रहेगी, 25 यार्ड लाइन यहां भी रहेगी। उसके बाद यहां पर आप एक गोल की संरचना देख रहे हैं। गोल के बारे में हम अगली स्लाइड पे अध्ययन करेंगे। यहां पर गोल के सामने आप क्या देख रहे हैं? एक सेमी सर्किल देख रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्राइकिंग सर्किल कहा जाता है। जिसको ये आप यहां पर सर्किल जो देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्राइकिंग सर्किल। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्राइकिंग सर्किल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाए? स्ट्राइकिंग सर्किल कहा जाता है। और इसकी मेजरमेंट कितनी है? 16 यार्ड। इसकी मेजरमेंट कितनी है? 16 यार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें यहां पर रही हैं, उनको अगले स्लाइड में हम करेंगे।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा पिछली स्लाइड की बजाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है। ग्राउंड में अगर आप लंबाई की बात करें, यहाँ पर आप जितनी भी मेजरमेंट्स देख रहे हैं वो मीटर के अंदर है। तो यहाँ पर 91.40 देख रहे हैं और इसके साथ आप याद करने के लिए 100 यार्ड यहाँ पर लिख सकते हैं जो लंबाई है। अगर इसी तरह हम बात करें ग्राउंड की चौड़ाई की, अगर बात करें तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ये जो मेजरमेंट रहेगा यहां से लेकर यहां तक का जो मेजरमेंट है वो रहेगा 55 मीटर या फिर 60 यार्ड। इसी तरह से यहां पर आप स्ट्राइकिंग सर्किल को देख रहे हैं जिसको हमने क्या याद किया था, 16 यार्ड, 16 यार्ड या फिर 14.63 मीटर आप यहां पर याद रखिएगा, जिसका नाम है इसका स्ट्राइकिंग सर्किल। स्ट्राइकिंग सर्किल, स्ट्राइकिंग सर्किल के जस्ट आगे की तरफ एक ब्रोकन लाइन है, टूटी हुई एक रेखा है जिसकी मेजरमेंट कितनी है या फिर यहां से लेकर इसके बीच में दूरी कितनी है, 5 मीटर की यहां पर दूरी है। यहां पर कितनी दूरी है, 5 मीटर की दूरी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। पेनल्टी मार्क का जो एक स्पॉट यहां पर लगा हुआ है वो कितनी दूरी पर है, 7 यार्ड पर, गोल लाइन से 7 यार्ड या फिर 6.40 मीटर की दूरी पर ये लगा हुआ है। 7 यार्ड या फिर 6.40 मीटर की दूरी पर पेनल्टी स्पॉट जो है वो लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकलाइन हालांकि हमने यहां पर लिख दी है लेकिन बैकलाइन यहां पर लिखा हुआ है 55 मीटर या 60 यार्ड, 55 मीटर या फिर 60 यार्ड। यहां पर आप ग्राउंड की जो रियल पिक्चर है उसको आप देख सकते हैं। अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे इस तरह का एक ग्राउंड है। ग्राउंड को आप ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है उसको आप 100 यार्ड या फिर 91.40 मीटर कह सकते हैं। अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपकी 55 मीटर या फिर 60 यार्ड, 60 यार्ड्स रहने वाली है। ग्राउंड के बीचों बीच मिड लाइन है और यहां पर इस लाइन की अगर बात करें तो ये है 25 यार्ड लाइन या फिर 23 मीटर लाइन कहेंगे इसको। ये स्ट्राइकिंग सर्किल है और यहाँ पर आप ब्रोकन लाइन भी देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स जो आप नजर आ रहे हैं शायद आपको यहाँ पर इस तरह से ये डॉट्स जो लगे हुए हैं ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये ब्रोकन लाइन है जो इनके बीच में 5 मीटर का फासला रहेगा, 5 मीटर का यहाँ पर फासला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शूटिंग सर्किल या फिर जिसको डी भी कहा जाता है 14.63 मीटर 16 गज 16 यार्ड, दोनों गोल पोस्ट के आसपास शूटिंग सर्किल होता है जिसका व्यास, इसको शूटिंग सर्किल या फिर स्ट्राइकिंग सर्किल भी कहा जा सकता है, जिसका व्यास 14.63 मीटर होता है। गोल केवल स्ट्राइकिंग सर्किल, शूटिंग सर्किल के अंदर से ही किए जा सकते हैं और सर्किल के बाहर से गोल में जाने वाली किसी भी गेंद को गोल में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि अगर यहां से आप शॉट लगाते हैं और गोल हो जाता है तो वो गोल काउंट नहीं होगा। गोल को काउंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक खिलाड़ी होगा वो उसको कम से कम टच करके क्या करेगा, उसको टच करना पड़ेगा। लास्ट टच जो है वो शूटिंग सर्किल से होगा तभी गोल काउंट होगा। शूटिंग सर्किल से ब्रोकन लाइन कितनी है, ब्रोकन लाइन ये जो आप यहां पर टूटी हुई रेखा देख रहे हैं इसको ब्रोकन लाइन कहा जाता है जो 5 मीटर है। पेनल्टी मार्क जो है यहां पर आप पेनल्टी मार्क लगा हुआ देख रहे हैं, ये पेनल्टी मार्क 7 यार्ड पर होता है। फुटबॉल में ये 10 यार्ड्स पर होता है। 7 यार्ड फिर आप देख रहे हैं और पेनल्टी मार्क जो है वो 6.475 मीटर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल में 12 यार्ड्स है भाई, ध्यान रखना आप। शूटिंग सर्किल से ब्रोकन लाइन 5 मीटर है, पेनल्टी मार्क 6.475 मीटर 7 गज रहेगा। गोल की बात करते हैं। गोल की ऊंचाई जो है वो 2.14 मीटर, गोल की ऊंचाई 2.14 मीटर। गोल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.14 मीटर या फिर 7 फीट ऊंचाई है। अगर फुटबॉल से कंपैरिजन करें तो फुटबॉल में 8 फीट है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में ऊंचाई कितनी है गोल पोस्ट की, 8 फीट है, यहां पर 7 फीट है और 2.14 मीटर ऊंचाई रहेगी। बात करें चौड़ाई की तो 3.66 मीटर, 3.66 मीटर यहां पर चौड़ाई है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3.66 मीटर की यहां पर चौड़ाई है, 3.66 मीटर की यहां पर चौड़ाई है और 4 गज 4 यार्ड। फुटबॉल में ये दूरी कितनी हो जाती है, 8 यार्ड हो जाती है।
फुटबॉल में ये दूरी कितनी हो जाती है, 8 यार्ड हो जाती है। बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होगी, बैकबोर्ड यहां पर आप देख रहे हैं, बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होगी, 46 सेंटीमीटर। अब 46 सेंटीमीटर और क्या था, ये आपने ध्यान रखना है। 46 सेंटीमीटर जब हमने बैडमिंटन पढ़ा है, तो बैडमिंटन में साइड ग्लोबी जो है, जिसको साइड एलए कहा जाता है, वो भी 46 सेंटीमीटर है। तो जो समान एक जैसे नाम आ रहे हैं या फिर एक जैसी मेजरमेंट आ रही है, उनको कंपैरिजन में आप याद रखिएगा। जब तक कंपैरिजन में याद नहीं रहेगी कि 46 सेंटीमीटर से और क्या क्या चीजें हैं, तब तक आपको 46 सेंटीमीटर के अंदर कंफ्यूजन रहेगा। तो शब्द एक याद कीजिए, उसके साथ चीजें 3-4 अटैच कर लीजिए। यानी कि मेजरमेंट एक है, लेकिन वो किस किस के लिए यूज हो सकती है, वो 3-4 यूज कर लो, 3-4 याद कर लोगे तो याद आपको कम मेहनत में बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो 46 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है आपने। गोल पोस्ट की चौड़ाई, गोल पोस्ट यहां पर आप जो देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं गोल पोस्ट की, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच। बैकबोर्ड की लंबाई कितनी है, जितना गोल है उतनी इसकी लंबाई रहेगी, यानी कि इसकी लंबाई कितनी रहेगी, जितने आपकी गोल की चौड़ाई है उतनी ही लंबाई इसकी रहने वाली है। बैकबोर्ड की ऊंचाई 46 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच होगी। नेट में अंतराल कितना होगा, 46 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच, और क्या है, 46 सेंटीमीटर या फिर 18 इंच। 18 इंच आप देखते हैं कि बास्केटबॉल का जो रिंग है उसका व्यास जो है, डायमीटर है, वो भी कितना है, 18 इंच है। नेट में 45.72 सेंटीमीटर कुछ होगा, तो उसको 46 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है, 45 से 46 भी उसको लिखा जा सकता है। नेट में अंतराल कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर का अंतराल। यहां पर आप जो डब्बे देख रहे हैं, इनमें 4.5 सेंटीमीटर का अंतराल देखा जाएगा। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, गोल की ऊंचाई, चौड़ाई, और यहां पर आप बैकबोर्ड की लंबाई, और ये 4 मेजरमेंट्स आपको गोल से संबंधित याद करनी चाहिए। हॉकी स्टिक की बात करते हैं। हॉकी स्टिक की लंबाई, अधिकतम लंबाई जो है वो 105 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर या फिर 46 इंच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भार जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 737 ग्राम, ये भी महत्वपूर्ण है। 737 ग्राम, 105 सेंटीमीटर या फिर 36 इंच अधिकतम हॉकी स्टिक की लंबाई हो सकती है। हॉकी स्टिक किसी भी बाहरी आवरण सहित, कुछ भी इसके ऊपर लगा हुआ है, चाहे इसके ऊपर ग्रिप वगैरह लगी हुई है, किसी भी बाहरी आवरण स्थित 51 मिलीमीटर या फिर 4 इंच के आंतरिक व्यास वाली, यानी आंतरिक व्यास एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका आंतरिक व्यास कितना है, 4 इंच है, उसके अंदर से आपकी स्टिक जो है वो गुजर जानी चाहिए। चौड़ाई की बात करें तो इतना होना चाहिए कि वो 4 इंच के, एक अंदरूनी व्यास 4 इंच होना चाहिए, और उसके अंदर से हॉकी स्टिक आपकी गुजरनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि बैट की जो, क्रिकेट के बैट, आईपीएल में आपने देखा होगा, क्रिकेट के बैट के लिए वो चेक करते हैं कि बैट की मोटाई या फिर मोटाई जो है वो ज्यादा तो नहीं है। उसी तरह से हॉकी स्टिक के लिए भी जो पैमाना है वो क्या है कि 51 मिलीमीटर या 5.1 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच के आंतरिक व्यास वाली रिंग से गुजरने में सक्षम होनी चाहिए, गुजरने में सक्षम आपकी हॉकी स्टिक होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी बॉल, यह सफेद रंग की होती है, इसका वजन 156 ग्राम से 163, बहुत इंपॉर्टेंट, 156 से 163, 156 से 163, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा यहां पर। इसकी परिधि जो है, इसका सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर तक होती है। खिलाड़ी कितने होंगे, 11 खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे और 5 जो है वो सब्स्टिट्यूट होंगे, रोलिंग सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी खिलाड़ी बाहर जाने के बाद वापस अंदर आ सकता है। खेल शुरू कैसे होगा, मैदान के केंद्र में बैक पास द्वारा खेल शुरू किया जाता है, गोल होने के बाद और आधे समय के बाद फिर से शुरू किया जाता है। किसी चोट या टाइम आउट के बाद खेल को शुरू करने के लिए फेस ऑफ या फिर बुली का उपयोग किया जाता है, बुली का उपयोग किया जाता है। समय अवधि कितनी है, 4 क्वार्टर्स होंगे। जो पुराने पेपर हैं उनमें 35-35 के 2 हाफ लिखे हुए आपको मिल सकते हैं, 35-35 के 2 हाफ लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन इस नियम में बदलाव जो है वो कर दिया गया। आप चक दे इंडिया भी देखेंगे तो आपसे शाहरुख खान को आप सुनेंगे ये 17 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अभी वो 17 मिनट नहीं है। अभी जो हॉकी के जो मैदान, हॉकी के जो ग्राउंड मैच जो है वो 4 क्वार्टर खेले जाएंगे। 4 क्वार्टर के अंदर 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे। 15 मिनट आप खेलेंगे, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट खेलेंगे, 10 मिनट का हाफ, 15 मिनट खेलेंगे, फिर 2 मिनट का ब्रेक, और फिर आप 15 मिनट खेलेंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे। पहले जो मैच खेले जाते थे वो 35-35 के 2 हाफ खेले जाते थे, पहले 35-35 के 2 हाफ खेले जाते थे। इसमें बदलाव करके इसको 15-15 के 4 क्वार्टर कर दिए गए हैं।
समय कम हुआ है, बीच में ब्रेक दिया जा रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा? अगर आपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ी है तो इससे इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। अब हॉकी का जो मैच है वो धीमा ना चलकर तेज चलेगा। मैच तेज होगा तो ज्यादा रोमांचित हो जाएगा, ज्यादा रोमांचित होगा तो ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा। ये इसके पीछे वजह थी। पेनल्टी लगाने का समय 8 सेकंड है, 23 मीटर लाइन से 1-on-1। पेनल्टी जो पहले क्या होता था कि आप पेनल्टी स्पॉट के ऊपर रखकर डायरेक्ट पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी लगाया करते थे, लेकिन उसमें गोलकीपर को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रहता है। क्यों? क्योंकि हॉकी बॉल की जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अब उस नियम के अंदर परिवर्तन क्या किया गया कि 23 मीटर जो लाइन है वहां से एक खिलाड़ी बॉल को लेकर जाएगा और सामने जो एक गोलकीपर रहेगा। अब 1-on-1 होगा, एक गोलकीपर होगा और एक अटैकर होगा, और अटैकर के पास समय कितना होगा? 8 सेकंड का समय होगा। 2018 की जो भर्ती हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2018 की पीटीए थर्ड ग्रेड की जो भर्ती उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कितना समय जो है वो मिलता है, तो 8 सेकंड का समय वहां पर मिलता है। 23 मीटर लाइन से 1-on-1 की सिचुएशन वहां पर बनाई जाती है। 3 तरह के यहां पर कार्ड है। ग्रीन कार्ड चेतावनी के लिए, चेतावनी प्लस 2 मिनट के लिए निलंबित है। पीला कार्ड 5 मिनट के लिए निलंबन है, और लाल कार्ड जो है वो मैच के लिए आप निलंबित हो जाते हैं। आप मैच के लिए निलंबित हो जाते हैं, मैच के लिए आप निलंबित हो जाते हैं। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का उपयोग हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा इसी क्लास में थोड़ा सा पहले कर चुके हैं। तो जितने भी मेजरमेंट्स, जितने भी समय अवधि यहां पर आ रही है, कोई भी जानकारी यहां पर आपको खिलाड़ियों से संबंधित, खेल शुरू कैसे होगा, हॉकी बॉल से संबंधित, हॉकी स्टिक से संबंधित, पूर्ण रूप से यह प्रयास किया जाता है, ईमानदारी से प्रयास किया जाता है कि सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। लेकिन फिर भी क्योंकि अब 16-17 गेम है, हर गेम में नहीं खेल सकता, मेरा गेम जो है सिर्फ एक है। इसके अलावा अन्य जो विद्वान साथी है जो अपने गेम की जानकारी, जैसे हॉकी के कोई खिलाड़ी हैं या फिर हॉकी के जो विद्यार्थी हैं, अगर कहीं भी आपको कोई भी चूक नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक लिख सकते हैं। इसके अंदर सुधार जो है वो कर लिया जाएगा। इसके अंदर सुधार, मैं भी विद्यार्थी हूं, अगर आप बताते हैं कुछ अच्छी जानकारी तो निश्चित रूप से हम हमारे नोट्स के अंदर सुधार जो है वो करेंगे, और आप जैसे जो अन्य विद्यार्थी हैं उनका नुकसान जो नहीं होगा अगर आप सभी इसमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा डीप जाने का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर चीजें डीप जाती हैं, कोच के पेपर में डीप जा सकती हैं, प्रोफेसर के लेवल पे डीप जा सकती हैं, लेकिन उतना थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लेवल के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेसिक जानकारी जैसे यहाँ पर जो शेयर की गई है, इनके अंदर जो मामूली जो नियम है उनके अंदर अगर कोई बदलाव आपको लगता है तो वो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अगले क्लास में भूल जो सुधार कर ली जाएगी या फिर उनको चेंज जो है वो कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य ट्रॉफी कौन कौन सी है? आगा खान कप, बैटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, बॉम्बे गोल्ड कप, अजलन शाह। अब यहाँ पर अजलन शाह ट्रॉफी है, आगा खान ट्रॉफी है, ये दोनों ध्यान रखनी है। और एक लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और रंगास्वामी कप, ये भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सिंधिया गोल्ड कप, लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप, खूब सारी ट्रॉफी है। अब जहां भी जिस समय भी, जैसे पंजाब के अंदर एग्जाम हो रहा है तो कोई पंजाब की ट्रॉफी का नाम आ सकता है, राजस्थान में अगर एग्जाम हो रहा है तो राजस्थान में कुछ अगर प्रतियोगिता हो रही है तो उसका नाम आ सकता है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट के अंदर जो ट्रॉफीज होती हैं उनके नाम एग्जाम में आ जाते हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर आगा खान कप, अजलन शाह ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और रंगास्वामी, ये ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। इसके अलावा जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उनको भी पूछ लिया जाता है कई बार। शब्दावली की बात करें तो बुली मैच एक बार रुकावट आ जाए तो दोबारा शुरू करने का तरीका है। अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्राइकिंग सर्किल, हैट्रिक, स्टिक, पेनल्टी कॉर्नर, कैरी करना, पेनल्टी स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, पुश इन, कट, लेफ्ट आउट, स्कूप आदि। इस फुटबॉल की जो ज़्यादा पोजीशन है, मिडफील्डर हो जाएंगे, डिफेंडर हो जाएंगे, विंगर हो जाएंगे, वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ड्रिबलिंग इसमें देखने को मिलेगी, डोजिंग इसमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हर गेम में कॉमन होती है, बहुत सारी चीज़ें हर गेम में कॉमन होती है। एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, एक आपने ध्यान रखना है, जैसे बार बार मैं इसको लगभग हर क्लास में रिपीट कर रहा हूं। एक शब्द है ऑफेंस और एक है डिफेंस। अब डिफेंस करने वाला खिलाड़ी और ऑफेंस करने वाला खिलाड़ी आपको हर जगह मिल जाएगा। ये खिलाड़ी आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि डिफेंस ऑफेंस कर रहा है, ऑफेंस का मतलब आक्रमण। अब फुटबॉल में जो आक्रमण करेगा वो क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? गोल होगा। जो यहां पर ऑफेंस कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल करना होगा। जो हैंडबॉल में ऑफेंस कर रहा है उसका टारगेट क्या है? गोल करना है। इसी तरह से जो बास्केटबॉल में है तो उसका टारगेट क्या है? बास्केट करना है। इसी तरह से जो वॉलीबॉल के अंदर जो ऑफेंसिव खिलाड़ी है उनका टारगेट क्या है? पॉइंट गेन करना है। तो ऑफेंसिव खिलाड़ी हर जगह पर होंगे, और हो सकता है कि सेम खिलाड़ी
जब तक टीम के पास बॉल है, जब हमारे पास पोजीशन है तो वो अटैकिंग प्लेयर है क्योंकि वो गोल कर सकता है। और जैसे ही टीम से बॉल जो है वो चली जाती है, जैसी टीम से बॉल चली जाती है तो वही खिलाड़ी क्या बन जाएगा, डिफेंसिव खिलाड़ी बन जाएगा। तो इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया था 2018 के पेपर में, थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी का मेन ऑफेंस क्या, मेन टारगेट क्या होगा, ऑफेंस का खिलाड़ी उसका टारगेट क्या होगा। उसी तरह से यहां भी सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑफेंस के खिलाड़ी का क्या टारगेट होगा, डिफेंस के खिलाड़ी का क्या टारगेट होगा। इसके अलावा थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें हैं कि एक प्रश्न वहां पर और पूछा गया, थोड़ा सा डीप प्रश्न था, और वो प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सी एक विधि है या फिर कौन सा एक सिद्धांत है हॉकी के गेम में डिफेंस करने के लिए। तो जब आप डिफेंस करते हैं फिर ऑफेंस करते हैं हर गेम के अंदर, चाहे ये बात आप फुटबॉल की बात करें चाहे हॉकी की बात करें, सब में ये लागू होती है। क्या बात है, जब भी आप डिफेंस करेंगे तो डिफेंस करने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि आपको टीम को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, आपको डिले करना पड़ेगा। कि अगर अटैकर अटैक करने के लिए आ रहा है तो आपको उसको डिले करवाना पड़ेगा, आपको ग्राउंड को छोटा करना पड़ेगा, आपको स्पेस बीच में कम करना पड़ेगा। 2-3 खिलाड़ी हैं, उनके बीच में जो दौड़ के जाने की, बॉल को फेंकने की जो जगह है उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, स्पेस को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा खिलाड़ियों को। जब अटैक करते हैं तो अटैक एकदम से किया जाता है कि आप गेंद को तेजी के साथ लेकर जाते हैं ताकि जो उनके अटैक पर गए हुए खिलाड़ी उनको लौटने का मौका नहीं मिले। तो अटैक आप जल्दी करते हैं, डिफेंस में आप डिले करते हैं। डिफेंस में डिले इसलिए करते हैं कि आप उसको उसके ऊपर जाकर उसको रोकने की बजाय आप पीछे भागते हैं, आप रोकने का प्रयास करते हैं, आप समय उधार लेते हैं कि समय, आप कोशिश करते हैं कि आपको समय मिले कि अटैक करने में, ताकि आपके जो खिलाड़ी अन्य आगे अटैक पे गए हैं वो वापस लौटकर आ सके। तो जब डिफेंस करेंगे तो आप डिले करेंगे, जब डिफेंस करेंगे तो ग्राउंड को आप छोटा करेंगे, सभी खिलाड़ी नजदीक होकर खेलेंगे थोड़ा। जैसे ही आप अटैक करने के लिए जाएंगे, गोल करने के लिए जाएंगे, तो आप ग्राउंड को बड़ा करेंगे ताकि स्पेस आपको मिले, ताकि आप पास करने के लिए आपको जगह मिले। और अटैक आप हमेशा तेजी के साथ करते हैं। जब काउंटर अटैक करते हैं तो काउंटर, जैसे यहां पर काउंटर अटैक होते हैं बास्केटबॉल में, फास्ट ब्रेक होता है, तो ध्यान रखना है आपने, काउंटर अटैक है, फास्ट ब्रेक है, इसका मतलब यही है कि आप बहुत तेजी के साथ भाग कर जाते हैं और गोल करने का प्रयास करते हैं। और वो तेजी के साथ इसीलिए जाया जाता है कि दूसरी टीम को ऑर्गेनाइज होने का, उनके जो खिलाड़ी यहां वहां गए हुए पोजीशन को छोड़कर उनको वापस अपनी पोजीशन पर आने का मौका जो है वो नहीं मिले। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आपने मैचेस देखे हैं, थोड़ा सा आपको यहां वहां हर गेम का थोड़ा थोड़ा पता है, तो आपके क्वेश्चन जो है वो हल हो जाते हैं। उनके संबंध में भी आपने ध्यान रखना है। प्रमुख खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद, रूप सिंह, केडी बाबू, उधम सिंह, लेस्ली क्लाडियस, अजीत पाल सिंह, शंकर लक्ष्मण, सरदारा सिंह, धनराज पिले, दलीप टर्की, हरमनप्रीत सिंह, श्रीजेश, सबके बारे में लगभग बात हो चुकी है, सभी मशहूर खिलाड़ी हैं, तो आप लगभग खिलाड़ियों को यहाँ पर इनसे परिचित हैं। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद 3 ओलंपिक गोल्ड इन्होंने जीते हैं, 1928, 1932 और 1936। 1936 के ओलंपिक में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इनको पहले ये खूब पूछा जाता था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है, गोल। गोल नाम से जो पुस्तक है वो मेजर ध्यानचंद से संबंध रखती है। इसी तरह से द गोल्डन हैट्रिक एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, राजस्थान और अन्य जो एग्जाम है उनमें ये पूछी जा चुकी है। द गोल्डन हैट्रिक का संबंध बलबीर सिंह सीनियर के साथ है। बलबीर सिंह सीनियर, आपने नाम पूरा ध्यान रखना है कि केवल बलबीर सिंह नहीं है, क्योंकि बलबीर सिंह 2 व्यक्ति थे। बलबीर सिंह है सीनियर, 1948, 1952, 1936 ओलंपिक इन्होंने भी 3 मेडल जीते हैं। तो इनकी पुस्तक द गोल्डन हैट्रिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा हॉकी गेम जो है वो कंप्लीट होता है। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट जो है वो लिख सकते हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी सोमवार को, तो उसके अंदर आज की क्लास के जो डाउट है उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। लगातार आपने जुड़े रहना है, लगातार बने रहना है। इस मंच के ऊपर आपको शारीरिक शिक्षा का बेहतरीन कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप पीटीआई
_एग्जाम्स टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं और आप हमारे पीटीआई चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर खूब सारी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस, इसके अलावा खूब सारी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छे अच्छे रंगीन पोस्टर्स के जरिए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे जो ऐप है उसके ऊपर कोई भी ऑफर्स आते हैं तो उनके संबंध में जानकारी, ये जो क्लासेस आप यहाँ पर निःशुल्क यूट्यूब पे देखते हैं तो उनके जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तमाम साथी जो इस सेशन में जुड़े, इस सेशन को अगर आपने पसंद किया, कुछ जानकारी आपको मिली यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और निरंतर इसी तरह से साथ बने रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।